नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं। 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जॉर्डन दौरा उनका, इथियोपिया यात्रा, ओमान दौरा उनका रहने वाला है। 15 से 16 दिसंबर जॉर्डन के दौरे पर रहेंगे। जॉर्डन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 17 दिसंबर इथियोपिया की यात्रा पर रहेंगे। 17 से 18 दिसंबर ओमान का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहेगा। द्विपक्षीय संबंध, रणनीतिक सहयोग भी मजबूत होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे। आपको बता दें कि कौन कौन से ये यात्राएं हैं। जॉर्डन दौरा, इथियोपिया, ओमान का दौरा करेंगे। 15 से 16 दिसंबर जॉर्डन का दौरा करेंगे। इसके अलावा 16 से 17 दिसंबर इथियोपिया की यात्रा पर रहेंगे। 17 से 18 दिसंबर ओमान का दौरा करेंगे। तो द्विपक्षीय संबंध, रणनीतिक सहयोग मजबूत होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनमें से आपको बता दें कि जो 3 देशों की यात्रा रहेगी, जॉर्डन दौरा रहेगा, इथियोपिया की यात्रा रहेगी, ओमान का भी दौरा रहेगा। 15 से 16 दिसंबर जॉर्डन दौरा रहेगा। 16 से 17 दिसंबर इथियोपिया यात्रा रहेगी। इसके साथ ही 17 से 18 दिसंबर ओमान का दौरा भी रहेगा। द्विपक्षीय संबंध, रणनीतिक सहयोग मजबूत होंगे। अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर संसद पर हमले की 24वीं बरसी आज है। सीएम योगी ने अमर वीरों को श्रद्धांजलि दी है। अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीरों को श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री ने दी है। संसद पर हमले की 24वीं बरसी आज है। सीएम योगी ने अमर वीरों को श्रद्धांजलि दी है। अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। तो संसद पर हमले की 24वीं बरसी आज है। सीएम योगी ने अमर वीरों को श्रद्धांजलि दी है। तो आपको बता दें कि संसद पर हमले की 24वीं बरसी आज है। सीएम योगी ने अमर वीरों को श्रद्धांजलि दी है। अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। तो संसद पर हमले की 24वीं बरसी आज है, जहां पर सीएम योगी ने अमर वीरों को श्रद्धांजलि दी है। अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि यहां पर दी है। तो संसद पर हमले की 24वीं बरसी आज। अब चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। केंद्रीय कैबिनेट ने देश भर में 2027 की जनगणना को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि पहली बार ये डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें लगभग 30 लाख कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। जनगणना फरवरी 2027 में शुरू होगी। इसके लिए 11,723 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी जानकारी दी है कि 2027 की जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग, इसके अलावा हाउसिंग, बल्कि अप्रैल से सितंबर तक की बात करें, यानी कि 2026 तक। दूसरे चरण में फरवरी 2027 से जनगणना, जहां पर कोयला सेक्टर में भी अगर बात करें तो इसको लेकर भी एक बड़ा सुधार इसमें किया गया है। भारत ने 2024-25 में 1 अरब टन से ज्यादा का कोयला उत्पादन किया है, जिसमें कोयले के इंपोर्ट पर भी निर्भरता कम हुई है। साथ ही 60,000 करोड़ की बचत हुई है। तो मोदी कैबिनेट के 3 बड़े फैसले इस बार रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको लेकर पूरी जानकारी दी है। 2027 जनगणना के लिए 11,718 करोड़ की मंजूरी। 2 चरणों में जनगणना प्रक्रिया होगी। इसके साथ ही कोयला सेक्टर की बात करें तो इसमें भी बड़ा रिफॉर्म। भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन पार किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में सबसे पहले सेंसस 2027, जो कि एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और विश्व की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज मानी जाती है, उसके लिए बजट अप्रूव हुआ है 11,718 करोड़ रुपीस का। दूसरा, कोल सेक्टर में यानी हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बड़ा रिफॉर्म किया गया है कोल सेतु के माध्यम से। और तीसरा, किसानों के वेलफेयर के लिए
माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार प्रतिबद्ध है और 11 वर्षों में कई बड़े स्टेप्स लिए हैं। उसी कड़ी में आज एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट का एमएसपी कोपरा के लिए अप्रूव हुई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में सबसे पहले तो देखिए, मोदी कैबिनेट में अहम फैसले, जनगणना की प्रक्रिया देश में सबसे बड़ी होगी। तो आखिरकार इसको भी मंजूरी मिल चुकी है। मोदी कैबिनेट में ये फैसला भी लिया गया है, जिसकी जानकारी खुद अश्वनी वैष्णव ने भी दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि आखिरकार जनगणना की जो प्रक्रिया है वो देश में सबसे बड़ी होगी। कोयला सेक्टर को लेकर भी हुआ है, जनगणना की प्रक्रिया देश में सबसे बड़ी होगी। बजट राशि जो है वो जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए। मोदी कैबिनेट में अहम फैसले ये लिए गए हैं। तो जनगणना जो होगी 2 चरणों में अप्रैल 2026 से शुरू होगी। तो जनगणना को लेकर भी मंजूरी मिल चुकी है। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग होगी, यानी कि जो पहला चरण होगा जनगणना का, जबकि आपको बता दें कि दूसरे चरण में फरवरी 2027 से जनसंख्या गणना यहां पर होगी। तो दूसरे चरण में फरवरी 2027 की अगर बात करें तो साथ ही देखिए यहां पर यह भी कोयला सेक्टर में सुधार को लेकर भी आखिरकार बड़ा फैसला लिया गया है। भारत ने 2024-25 में 1 अरब टन कोयला उत्पादन किया है। तो ऐसे में देखिए जिस तरीके से कोयला का उत्पादन हुआ है, कोयला इंपोर्ट पर निर्भरता अब काफी कम भी हुई है। तो कई अहम फैसले, खास करके 3 महत्वपूर्ण फैसलों की बात करें तो कोयला इंपोर्ट कम होने से 60,000 करोड़ की बचत हुई है। यानी कि कोयला इंपोर्ट जिस तरीके से कम हुआ है उससे 60,000 करोड़ की बचत यहां पर हुई है। मोदी कैबिनेट में ये अहम फैसले लिए गए हैं। तो चाहे वो जनगणना को लेकर बात करें, कोयला इंपोर्ट को लेकर बात करें, ऐसे में कोयला उत्पादन की कुल मिलाकर भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन पार किया है। तो कोयला इंपोर्ट कम होने से 60,000 करोड़ बचत। तो कई देखिए इसमें अहम फैसले लिए गए हैं, लेकिन खास करके अगर जनगणना की बात करें या फिर कोयला उत्पादन की बात करें, ये महत्वपूर्ण फैसले मोदी कैबिनेट में लिए गए हैं। 3 अहम फैसले इसमें लिए गए हैं, जिसमें उत्पादन की बात करें, साथ ही जो जनगणना होगी वो 2 चरणों में जनगणना होगी। फिलहाल यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ती अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व रक्षा मंत्री एवं गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है कि देश के लोकप्रिय राजनेता, पूर्व रक्षा मंत्री एवं गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री पद्म भूषण मनोहर पर्रिकर की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। मनोहर की सरलता, समर्पण, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी आज भी राष्ट्र सेवा के मार्ग पर कार्यरत सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके कर्मठता, निष्ठा ने राजनीति, प्रशासन में एक मिसाल कायम की है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर यह पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें कि मनोहर पर्रिकर पूर्व सीएम हैं गोवा के, जिन्हें कि उन्हें याद करते हुए यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही ये भी कहा है कि राजनीति की बात करें, प्रशासनिक तौर पर बात करें तो उन्होंने यहाँ पर एक अलग ही मिसाल कायम की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर करूर भगदड़ केस में सुप्रीम कोर्ट सख्त, जहां पर मद्रास हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया गया है। हाईकोर्ट में कुछ गलत हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है।
तो हाई कोर्ट में कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा है करूर भगदड़ केस में सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया है। मद्रास हाई कोर्ट रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें हाई कोर्ट में कुछ गलत हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। करूर भगदड़ केस में सुप्रीम कोर्ट अब काफी सख्त नजर आ रहा है। मद्रास हाई कोर्ट को यहां पर यह भी कहा है कि हाई कोर्ट में कुछ गलत हो रहा है। करूर भगदड़ केस में सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त नजर आया है। मद्रास हाई कोर्ट रजिस्ट्रार को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। हाई कोर्ट में कुछ गलत हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो करूर भगदड़ केस में सुप्रीम कोर्ट भी काफी सख्त नजर आ रहा है। मद्रास हाई कोर्ट रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर दिया गया है। हाई कोर्ट में कुछ गलत हो रहा है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। अब इसको लेकर जवाब भी देना होगा। आगे बात करते हैं यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू, जहां पर सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे होगी। विधानसभा सचिवालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि प्रेस नोट यहां पर जारी कर जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रेस नोट जारी किया गया है और इसको लेकर जानकारी दी है। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होगा। सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे से होगी। विधानसभा सचिवालय ने प्रेस नोट जारी कर इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि इस बार कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर कि इस बार हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। एसआईआर का मुद्दा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उठता हुआ नजर आया, क्योंकि अभी भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जिनको लेकर विपक्ष पूरे तरीके से सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल 19 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू, जहां पर सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे से होगी। विधानसभा सचिवालय ने प्रेस नोट जारी कर इसकी पूरी जानकारी दी है। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होगा। सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे से होगी। विधानसभा सचिवालय ने प्रेस नोट जारी किया है। इस बार जमकर हंगामा हो सकता है, क्योंकि विपक्ष कई ऐसे मुद्दे जिसको लेकर कि इस बार शीतकालीन सत्र में हंगामा कर सकता है। पहले भी देखा था जब मॉनसून सत्र हुआ था, उस दौरान भी जमकर हंगामा हुआ था। इस बार क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया कराई जा रही है उत्तर प्रदेश में, बीएलओज का जो मुद्दा है, इस बार हो सकता है कि उस पर मुखर विपक्ष यहां पर नजर आए, सरकार को घेरता हुआ नजर आए। इसके अलावा रोजगार को लेकर तमाम ऐसे पहलू जिनको लेकर कि इस बार विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर रह सकता है। जमकर हंगामा भी देखने को मिल सकता है। तो वहीं गैस चैम्बर में तब्दील राजधानी दिल्ली, जहरीली हवा की गिरफ्त में दिल्ली, आईटीओ और साथ ही कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 400 के पार पहुंच चुका है, जो कि गंभीर श्रेणी में पहुंची है वायु गुणवत्ता। पूरे शहर में हालात बेहद ही खराब। सांस संबंधी समस्याओं से बचाव के लिए भी सावधानी जरूरी है। तो पूरे शहर में हालात बेहद ही खराब नजर आ रहे हैं। जिन लोगों को सांस संबंधी समस्या है उन्हें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि गैस चैम्बर में तब्दील राजधानी दिल्ली नजर आ रही है। जहरीली हवा की गिरफ्त में दिल्ली, जहां पर आईटीओ और साथ ही कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच चुका है, यानी कि गंभीर श्रेणी में पहुंची है वायु गुणवत्ता। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि सांस संबंधी समस्याओं से बचाव के लिए सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। घरों से बाहर निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, यानी कि मास्क पहनकर ही घरों से बाहर निकलें, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, ऐसे में समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। जिन्हें पहले से ही सांस संबंधी समस्या है, उन्हें तो खास करके एहतियात बरतने की जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से ये AQI लगातार बढ़ रहा है, कई ऐसे इलाके हैं जो कि गंभीर श्रेणी में बने हुए हैं। आईटीओ इलाके की बात करें, इसके अलावा कई अन्य ऐसे इलाके जहां पर AQI 400 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में राजधानी दिल्ली की बात करें तो लगातार यहाँ पर जो AQI है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि बीते कुछ दिन की बात करें तो AQI में गिरावट जरूर हुई थी, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। पूरे तरीके से धुंध नजर आ रही है, चारों तरफ एक धुंध की चादर नजर आ रही है। ऐसे में देखिए जिस तरीके से लोग वहां पर सुबह के समय अपने कामों के लिए निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, उनके लिए बड़ी समस्या ये बढ़ता हुआ प्रदूषण होता जा रहा है।
चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।